अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर किए जाने वाले सदारती रेफरेंस को इनवैलिड करार दे दिया। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे बड़ी तू मैं हो रही थी। हमने भी इस पर एक क्विक किस्म का रिस्पॉन्स दिया, जिस पे कुछ लोगों का ये तबसरा आया कि आपने सदारती रेफरेंस को कुछ मखसूस इदारों के साथ कैसे जोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि आपके सामने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का तारुफ, कुछ मशहूर केसेस और ख़ुसूसन वो केस जिसकी वजह से यह सदारती रेफरेंस फ़ाइल हुआ, उसकी समरी आपके सामने रख दी जाए। तो आज के इस व्लॉग में हम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को डिस्कस करेंगे, उनके 2-4 केसेस को डिस्कस करेंगे और ख़ुसूसन जो फैज़ाबाद धरने वाला केस है उसकी की फाइंडिंग्स को आपके सामने रखेंगे। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा 1959 में कोयटा में पैदा हुए। इनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे, इसलिए किसी भी हवाले से आप इन लोगों को गैर मुहिब्बे वतन नहीं कह सकते। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपनी इब्तदाई तालीम कोयटा और कराची से हासिल की। 1985 में उन्होंने बलूचिस्तान में हाई कोर्ट बार को ज्वाइन किया। 27 साल वकालत का कैरियर है, जबकि सितंबर 2014 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंतहाई ईमानदार, खरे और आला इखलाक के फर्द समझे जाते हैं। कई दफा इस तरह हुआ कि आला अदलिया ने मुख्तलिफ केसेस पे मशवरा लेने के लिए, असिस्टेंस लेने के लिए जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की खिदमात को हासिल किया। तो ये तो था जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का इब्तदाई तारुफ। उनके क्रेडिट पे 2-4 बड़े केसेस में से एक 2012 का मेमोगेट स्कैंडल है। और यहाँ ये बात मेंशन करना ज़रूरी है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जिस बेंच को हेड कर रहे थे, उसके सामने हुसैन हक्कानी और पीपल्स पार्टी की सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट का केस लेकर काले कोर्ट में मलबूस जो शख्स गए थे, उनका नाम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और कुछ सालों बाद आखिरी इत्तलात के मुताबिक उसी नवाज शरीफ को जीटी रोड पर रावलपिंडी से लाहौर जाते हुए वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए देखा गया। तो मेमोगेट स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो बेंच बना, उसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब शामिल थे। इसी तरह 2016 में कोयटा में एक अटैक हुआ था और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस पे अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए एक बेंच बना और फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसको लीड किया। और उसने टेररिज्म के हवाले से और दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से बड़ी मुफस्सिल किस्म की रिपोर्ट हमारी गवर्नमेंट को जमा कराई। और उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब चौधरी निसार अली खान साहब और दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान जो राब्ते थे, उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। तीसरा केस जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये वो केस है जिसकी वजह से सारा मसला शुरू हुआ, वो फैज़ाबाद धरने का केस है। फरवरी 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जनाब खादिम रिजवी साहब की क़यादत में फैज़ाबाद के मकाम पे एक धरना दिया, जिसने जुड़वा शहरों को अमलन मफलूज करके रख दिया। बाद में गवर्नमेंट ने एक नाकाम किस्म का ऑपरेशन किया और फिर उस नाकाम ऑपरेशन को कवर अप करने के लिए आर्मी को कॉल करना पड़ा और फिर ये मामला चलता रहा। नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, एक बेंच तश्कील दिया गया जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शामिल थे। मुतअद्दिद पेशियां हुई। नवंबर 2018 में फैसला महफूज किया गया। फरवरी 2019 में वो फैसला जारी किया गया और वो फैसला था जिसके बाद हमारा सदारती रेफरेंस फाइल हुआ और जिस फैसले की वजह से ये सारा फड्डा शुरू हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि इस फैसले की समरी आपके सामने रख दी जाए। इस फैसले की समरी देखने के बाद और टाइमलाइन देखने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने रेफरेंस फाइल करवाया और वो कौन सी कुव्वतें हैं जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को निशाने इबरत बनाना चाहती थी। फैज़ाबाद धरना केस में जो फैसला दिया गया, उसमें 5 या 6 बुनियादी फरीक थे। सबसे पहले तो उसमें सिविलियन गवर्नमेंट को मेंशन किया गया और असूली बातें तय कर दी गईं जिनको निगलेक्ट करने की वजह से फैज़ाबाद धरने का क्राइसिस हुआ था। मिसाल के तौर पे इस बात पे एम्फेसाइज किया गया कि अगरचे धरना देना, एहतजाज करना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों का बुनियादी हक है, लेकिन ये हक दूसरे शहरियों के हक पे डाका मार के हासिल नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये बात भी मेंशन की गई
कि मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिली, फ्री की पब्लिसिटी मिली, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में जिन लोगों का नाम लिया गया उनमें शेख रशीद साहब थे, जो आजकल तहरीक इंसाफ के वजीर रेलवे हैं और उनकी आंख का तारा हैं। जनाब एजाजुल हक साहब थे, और कौन नहीं जानता कि उनकी डोरियां कहां से हिलती हैं। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के उलमा विंग को मेंशन किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शेख हमीद साहब को भी मेंशन किया गया। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इस रहनुमा के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन लिया है या नहीं लिया, लेकिन फायज ईसा साहब की रिपोर्ट ये कहती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ्री की पॉलिटिकल सपोर्ट फ्राहम की, वीडियो मैसेजेस के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए, और इन्होंने लोगों को वायलेंस की तरफ, तशद्दुद की तरफ आमादा किया। तो जब ये सारी सूरत हाल बन गई तो TLP ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल माइलेज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की। तो ये सारी बातें सिविलियन हुकूमत से की गई। इसी हवाले से पैमरा के किरदार पे भी सख्त तनकीद की गई, और जिस तरह से मीडिया को हिरास किया गया, मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ कंपेन की गई, उन्हें रुकवाने की कोशिश की गई, और फिर पैमरा जिस तरह से इनएक्टिव रहा उस पर तनकीद की गई। एक आध चैनल का नाम लेकर ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि उस चैनल ने TLP को सपोर्ट किया, और उस चैनल के मालिकान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की। लेकिन पैमरा ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उसे अदा करना चाहिए था। इसी फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी तंबीह की गई, और उनसे कहा गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपने फंडिंग सोर्सेज और अपने एसेट्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं की, और आपने इस हवाले से किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। तो ये सारी तो वो बातें थीं जो हजम हो सकती थी, गुजर सकती थी। लेकिन अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ, ये वो बात है जिसकी वजह से सारा फड्डा शुरू हुआ। क्योंकि फैज़ाबाद धरने के केस में फायज ईसा साहब की क़यादत में जो बेंच बना, उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस धरने के अंदर जो किरदार अदा किया है वो किसी भी हवाले से मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पे फायज ईसा साहब की जजमेंट ये कहती है कि जब लोगों ने देखा कि धरने के शुरका में वो लोग पैसे तकसीम कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का यूनिफॉर्म पहन रखा है, तो इससे जो आर्मी की परसेप्शन है, लोगों के जहन में जो उसका इमेज है, वो ख़राब हुआ। इसी सिलसिले में उन्होंने उस वक्त के DG/ISPR जनाब आसिफ गफूर का वो बयान भी नकल किया कि दुनिया देखेगी 2018 के इलेक्शन कितने शफाफ थे। फायज ईसा साहब की जजमेंट ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ये तंबीह की कि आप पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आप तमाम पाकिस्तानियों को सर्व करते हैं, आपके किसी कॉल और फेल से ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि फायज ईसा साहब ने ISI को ये हुक्म दिया कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जितनी डिटेल्स हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन ISI ने जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें तहरीक लब्बैक की क़यादत की फंडिंग, उनके असासाजात और उनके जो फाइनेंशियल मामलात हैं उसकी डिटेल शामिल नहीं थी। जब फायज ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट ने वो डिटेल्स पूछी तो ISI ने असूली जवाब दिया कि ये डिटेल्स बताना हमारे मैंडेट में शामिल नहीं है। इस जवाब का मंतकी नतीजा ये था कि ISI का मैंडेट पता किया जाता। जब फायज ईसा साहब ने हुकूमत पाकिस्तान से ISI के मैंडेट के बारे में पता किया तो उन्होंने एक सील्ड एनवेलप फराहम किया जिसके ऊपर मैंडेट लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की कि आप इसको ओपन न कीजिए, और रीज़न ये फराहम की कि पूरी दुनिया में एजेंसीज का मैंडेट पब्लिक नहीं किया जाता। तो फायज ईसा साहब की जजमेंट ये कहती है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सील्ड एनवेलप मुहैया किए जाने
और इसे खुफिया रखने की दरख्वास्त के बाद हमने दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक की मिसालें चेक की। हमने अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे ममालिक के अंदर देखा क्या वहाँ भी एजेंसीज के मामलात और एजेंसीज के मैंडेट को खुफिया रखा जाता है। तो फाइज ईसा साहब की जजमेंट ये कहती है कि दुनिया में एजेंसीज के मैंडेट को कहीं भी खुफिया नहीं रखा जाता। तो फैजाबाद धरने के हवाले से ये वो डिटेल है जो फरवरी 2019 में पब्लिक डोमेन के अंदर आई और इसके बाद हमें पता चला कि जस्टिस फायज ईसा तो एक करप्ट आदमी है, वो एक बदउनवान आदमी है और उस पे तो एसिड्स बियॉन्ड मीन्स का केस बनना चाहिए और ये शख्स तो हमारी अदलिया के नाम पे एक काला धब्बा है। और उसके बाद बहुत उजलत में एक सदारती रेफरेंस तैयार किया गया और उस सदारती रेफरेंस के बारे में गुज़िश्ता रोज़ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये इनवैलिड है और ये बदनीयती की बुनियाद पे फाइल किया गया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था उस केस का जो जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ दायर होने वाले रेफरेंस की वजह बना। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय दीजिए। बहुत शुक्रिया।